नमस्कार। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र। इसमें अनेक छोटे नदी बेसिन जैसे बनास, बाणगंगा, गंभीर आदि सम्मिलित हैं। ये एक उपजाऊ प्रदेश है जहाँ कृषि प्रमुख उद्यम है। कहीं कहीं छोटी पहाड़ियों वनों को प्रश्रय देती है, और जब वन रहित हो गई है इस प्रदेश में वर्षा काल में भूमि का कटाव विशेषकर प्रमुख समस्या है। खनिज खनन भी यत्र तत्र समस्या का कारण है। अनेक क्षेत्रों में पेयजल संकट है। नगरीय प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। ये सभी कृत्य भूमि के अनुपजाऊपन में वृद्धि कर रहे हैं तथा पर्यावरण अवकर्षण के कारण हैं। हाड़ौती हाड़ौती पारिस्थितिकीय तंत्र। खनिज खनन, भीड़ों में वृद्धि का विनाश, भूमि के अनुपजाऊपन में वृद्धि आदि समस्याओं से ग्रसित है। कोटा, बूंदी, झालावाड़, 12 जिलों में उत्तम प्रकार का इमारती पत्थर का निर्ममता से दोहन किया जा रहा है। फलस्वरूप खनन क्षेत्र का विस्तार, अवशिष्ट खनन पदार्थों के ढेर, वनों का विनाश, खनन से प्रदूषण में वृद्धि आदि समस्याओं का जन्म हो रहा है। किसी समय मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियों तथा शाहाबाद का क्षेत्र वन आच्छादित था। अब वह छितरा हो गया है तथा विनाश के कगार पर है। चंबल नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में तीव्र भूमि कटाव से बीहड़ों रेवेंस का विस्तार हो रहा है। अन्य छोटी नदियों और बरसाती नाले भी इसमें वृद्धि कर रहे हैं। उद्योगों का विकास यद्यपि सीमित है, किंतु कोटा नगर पूरी तरह प्रदूषण की चपेट में है। यहाँ उद्योगों के अतिरिक्त ताप विद्युत गृह भी प्रदूषण का कारण है। लाखेरी, मोडक के सीमेंट कारखाने वहाँ वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। उपयुक्त सभी कारणों से यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता जा रहा है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राजस्थान के सभी प्रदेशों में पारिस्थितिकीय तंत्र में क्रमिक रूप से असंतुलन होता जा रहा है। इसका मूल कारण वनों का तेजी से समाप्त होना अर्थात वनोन्मूलन और खनन है। वनों के विनाश से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। मिट्टी के कटाव में वृद्धि हो रही है तथा वन्य जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है। खनन के अंतर्गत इमारती पत्थर, सैंडस्टोन, घिया पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, जोधपुर स्टोन आदि का दोहन निर्ममता से हो रहा है। यह एक चिंता का विषय है, क्योंकि खनन से न केवल धरती पर गर्त बन जाती है अपितु वहाँ वन समाप्त होते हैं। धरती की ऊपरी परत मिट्टी विहीन हो जाती है और संपूर्ण क्षेत्र वीरान हो जाता है। राज्य में पारिस्थितिकीय परिवर्तन के प्रभाव के रूप में दो प्रक्रम अधिक चिंताजनक एवं विचारणीय हैं। यह है पहला मरुस्थलीकरण और दूसरा है सूखा और अकाल। पहला पढ़ते हम है वो है मरुस्थलीकरण। डिजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण से तात्पर्य है उपजाऊ और एवं अमरुस्थलीय भूमि का क्रमिक रूप से शुष्क प्रदेश अथवा मरुस्थल में परिवर्तित हो जाना। यह प्रक्रिया प्राकृतिक की अपेक्षा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा अधिक होती है। राजस्थान का वर्तमान मरुस्थल इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहाँ कभी सरस्वती एवं द्वैती नदियों का प्रवाह था तथा सभ्यता विकसित थी, जिसके अवशेष कालीबंगा, रंगमहल आदि स्थानों पर देखे जा सकते हैं। इस प्रदेश में मरुस्थल विकास का प्रमुख कारण अविवेक मानवीय क्रियाओं को माना जाता है। आज यहाँ की समस्या मरुस्थलीय नहीं अपितु उसका विस्तार अथवा मरुस्थलीकरण है। मरुस्थल विस्तार जो पूर्ववर्ती क्षेत्रों में हो रहा है, इस पर विद्वानों में मतांतर है, किंतु यह सभी स्वीकार करते हैं कि मरुस्थलीकरण में वृद्धि हो रही है और इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है कि जलवायु की कठोरता, उच्च तापमान और न्यून वर्षा। दूसरा है कि वनस्पति का अभाव। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि। चौथा है अनियंत्रित पशुचारण। पांचवा पॉइंट है भू जल स्तर में गिरावट। छठा पॉइंट है निरंतर सूखा पड़ना और सातवां पॉइंट है भूक्षरण
भूक्षरण 8वां पॉइंट है वायु अपरदन में वृद्धि। और जहाँ सिंचाई का विस्तार है वहाँ लवणता, जल संचयन, जल रिसाव की समस्या। और 10वां पॉइंट है संसाधनों का अत्यधिक शोषण। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या विकट होती जा रही है। यहाँ के कुल क्षेत्र का लगभग 57% क्षेत्र में मरुस्थलीकरण का प्रभाव है। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम राजस्थान है। इसमें बाड़मेर क्षेत्र, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जालोर जिले हैं। दूसरी श्रेणी में अर्ध शुष्क क्षेत्र नागौर, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर, दौसा, पाली जिले हैं। गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में यद्यपि सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है किंतु ये भी मरुस्थलीकरण से अछूते नहीं हैं। अरावली की पर्वतमाला यद्यपि मरुस्थलीकरण के प्रभाव को रोके हुए है किंतु वनोन्मूलन, खनन एवं अन्य मानवीय क्रियाओं से ये पर्वतमाला भी मरुस्थलीकरण को रोकने में असफल हो रही हैं। मरुस्थलीकरण पर नियंत्रण हेतु वनस्पति की कटाई पर रोक, उपयुक्त वृक्षों का रोपण, चारागृहों का विकास, वायु के मार्ग में अवरोधक, हरित पेटी का विकास, भूमि संरक्षण, बालुका स्तूपों का स्थायीकरण, जल का उचित उपयोग आदि प्रयत्न करना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है सूखा और अकाल, ड्रॉट एंड फैमिन। सूखा एक प्राकृतिक विपदा है जो अल्प वर्षा अथवा वर्षा न होने का परिणाम है। सूखा यदि सामान्य होता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है किंतु अधिक होने पर यह अकाल का रूप से ले लेता है, जिससे न केवल आर्थिक हानि होती है अपितु जन, धन, पशु आदि की भी हानि होती है। सूखा और अकाल राजस्थान के नाम से जुड़े हुए हैं क्योंकि इनका प्रकोप यहाँ यदा कदा होता ही रहता है। राजस्थान में अकाल की स्थिति एवं उससे प्रभावित स्थिति तालिका 17.1 से स्पष्ट है। तालिका 17.1 दी हुई है जिसके अंदर राजस्थान में अकाल अभाव की स्थिति का डेटा लिखित है। आप इसको एक बार पॉज करके वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि उपयुक्त तालिका से स्पष्ट है कि विगत 16 वर्षों में 2004-05 में राज्य के 31 जिले अकाल से प्रभावित थे, जबकि 2010 और 11 में सबसे कम मात्र 2 जिले ही अकाल प्रभावित रहे। वास्तव में अकाल एवं सूखा राजस्थान की एक प्रमुख पर्यावरणीय समस्या एवं प्राकृतिक आपदा है जिसे उचित प्रबंधन से ही कम किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण आज विश्व की सर्वाधिक ज्वलंत समस्या है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है जिसकी चपेट में विश्व का प्रत्येक देश आता जा रहा है। भारत में ये समस्या निरंतर गंभीर होती जा रही है। निश्चित है कि राजस्थान राज्य भी इस समस्या से ग्रसित होता जा रहा है। औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति, रसायनों के उपयोग में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण आदि के कारण पर्यावरण निरंतर दूषित होता जा रहा है। इसके फलस्वरूप मानव अनेक मानसिक एवं शारीरिक बीमारियों से ग्रसित होता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण मात्र वर्तमान की समस्या ही नहीं है अपितु भविष्य में इसका प्रभाव अत्यधिक हानिकारक होगा। अतः इस समस्या के वर्तमान स्वरूप को न केवल समझना पर्याप्त होगा अपितु इसके लिए इस प्रकार के प्रयत्न करने होंगे जिससे कि यह नियंत्रित रहे और भविष्य में इसके कुप्रभाव ना हो। सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य है कि प्राकृतिक जल, वायु, जमीन का क्रमिक रूप से दूषित होते जाना। प्रकृति प्रदत्त ये तत्व जब दूषित होने लगते हैं तो न केवल मानव अपितु संपूर्ण जीव जगत के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। प्रदूषण का जहर कहीं सूक्ष्म एवं अप्रत्यक्ष तो कहीं स्पष्ट रूप से हमारे चारों ओर घुलता जा रहा है। सामान्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के कारण निम्नांकित हैं। पहला है जल प्रदूषण, दूसरा है वायु प्रदूषण, तीसरा है ध्वनि और शोर प्रदूषण है और चौथा है भू प्रदूषण। इसके अतिरिक्त रेडियोधर्मी प्रदूषण, तेल प्रदूषण
तापीय प्रदूषण आदि भी होते हैं। राजस्थान के संदर्भ में उपयुक्त वर्णित प्रदूषणों के प्रकारों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत है। पहला है जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। जल ही जीवन है, अर्थात जल संपूर्ण जीव जगत का आधार है, जो न केवल माफ़ी चाहेंगे मानव अपितु जीव जंतु वनस्पति आदि का भी जीवन स्रोत है। शुद्ध जल जहां मानव को स्वस्थ रखता है, प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। जल के प्रमुख स्रोत भूमिगत जल, वर्षा का एकत्र जल, नदियां आदि हैं। जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक H2O होता है, किंतु शुद्ध जल कहीं नहीं मिलता। इसमें वायुमंडलीय अशुद्धियाँ जैसे धूल के कण, गैस आदि मिश्रित होते हैं, अथवा अनेक रसायन एवं खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, लोहा, जिंक, कैडमियम, सीसा, पारा, सल्फेट आदि मिश्रित होते हैं। इनकी सीमित या निर्धारित मात्रा हानिकारक नहीं होती, किंतु अधिकता मानव को ही नहीं, वनस्पति एवं अन्य पादपों को भी हानि पहुंचाती है। यह अपद्रव द्रव्यता प्राकृतिक रूप से जल में होती, किंतु इसके साथ साथ मानव एवं इसके कृत्य जल को निरंतर प्रदूषित करते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप जल प्रदूषण होता है। वर्तमान में जल के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। एक और घरेलू उपयोग में जल प्रयोग अधिक करने की प्रवृत्ति हो रही है, तो दूसरी ओर गंदे जल का निस्तारण किया जा रहा है। उद्योगों से प्रदूषित जल बाहर भूमि पर नदी के जल में, तालाबों, झीलों आदि में डाल दिया जाता है। जल प्रदूषण निम्न प्रकार से होता है। पहला है घरेलू गंदगी का बहाव, दूसरा है वाहित मल, तीसरा है औद्योगिक बहिस्त्राव, चौथा है कृषि बहिस्त्राव, पांचवा है रेडियोधर्मी अवशिष्ट और छठा है तापीय प्रदूषण। राजस्थान राज्य का नाम आते ही यद्यपि जल की कमी और शुष्कता का आभास होता है, किंतु ये राज्य भी जल प्रदूषण से मुक्त नहीं है। हाँ, पश्चिमी राजस्थान के शुष्क प्रदेश में जल प्रदूषण की समस्या सीमित है, किंतु इसके भी कुछ भाग विशेषकर पाली जिला, जहाँ रंगाई छपाई उद्योग का विकास हुआ है, जल प्रदूषण से अत्यधिक ग्रसित है। लूनी नदी का जल दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है। जल प्रदूषण की समस्या राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर जैसे बड़े नगरों में घरों से प्रवाहित गंदा जल एवं वाहित मल जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त 100 से अधिक अन्य नगरों में भी यह समस्या अधिक होती जा रही है। गंदे जल मल निस्तारण की उचित व्यवस्था न होने से इसका कुछ भाग नदी, तालाब, नालों, झीलों आदि में पहुंच जाता है, जिससे उनका जल प्रदूषित हो जाता है। यही नहीं, अपितु जलाशयों एवं नदियों में वस्त्रों का धोना, नहाना, पशुओं की सफाई करना, मल को बहा देना एक आम आदत है। डिटर्जेंट के उपयोग में वृद्धि से भी जल प्रदूषित अधिक हो रहा है। उद्योगों से निकले जल में अनेक विषैले पदार्थ होते हैं। यदि इसको भूमि पर भी प्रभावित किया जाता है तो यह भूमिगत जल को विषाक्त बना देता है और नदियाँ या तालाब आदि में प्रभावित करने पर संपूर्ण जल को प्रदूषित कर देता है। राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रभावित होने वाली एकमात्र चंबल नदी औद्योगिक प्रदूषण की चपेट में है। यही नहीं, इस नदी में कोटा नगर की गंदगी का निस्तारण भी कर दिया जाता है। लूनी नदी रंगाई छपाई से अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। टेक्सटाइल मिलों से निकल रहे दूषित जल से पानी और बाड़मेर में हजारों बीघा जमीन बंजर हो गई है। राज्य की अनेक झीलें एवं सरोवर झीलें राजसमंद, जयसमंद, पिशोला, फतेह सागर, आना सागर, फाई सागर, सिलीसेड, पुष्कर सरोवर, रामगढ़ झील ही नहीं अपितु सैकड़ों छोटे तालाब जल प्रदूषण की चपेट में हैं। जल प्रदूषण के कारण मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव हो रहा है तथा पेट एवं आंतों की बीमारियां तथा हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पैचेस, पीलिया आदि का प्रकोप अधिक होता जा रहा है। राज्य के दक्षिणी भाग में नाहरू रोग भी जल में उत्पन्न सूक्ष्म कीटाणुओं से फैलता है। मानव पर ही नहीं अपितु जल जीवों पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। अनेक झीलों में शैवाल की वृद्धि भी प्रदूषण के कारण होती है।
जल प्रदूषण को रोकने हेतु जहां वाहित जलमल के निस्तारण एवं शुद्धिकरण की उचित व्यवस्था आवश्यक है, वहीं उद्योगों द्वारा निस्तारित जल को जल स्रोतों में छोड़ने पर रोक लगाना आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की उचित व्यवस्था होना आवश्यक है। नगरों में जल मल निस्तारण पर समुचित ध्यान देना आवश्यक है। मात्र सरकारी स्तर पर ही नहीं अपितु समाज सेवी संस्थाओं और सामान्य नागरिकों का भी इस दिशा में समुचित प्रयत्न आवश्यक है। दूसरा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं वो है वायु प्रदूषण, जिसके अंदर है एयर पॉल्यूशन। वायु पृथ्वी पर जीवन का आधार है, क्योंकि इसी से प्राणियों एवं जीव जंतुओं को ऑक्सीजन एवं वनस्पति को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिससे उनका पोषण होता है। वायु एक विशेष तत्व नहीं है, अपितु अनेक गैसों का अनुपातिक मिश्रण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन, 20.94% ऑक्सीजन तथा शेष में अर्थात मात्र 1% में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्साइड, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, जीनोन आदि होती हैं। उपर्युक्त संरचना में यदि परिवर्तन आता है और अनुपात में अंतर आने लगता है तो वहीं से वायु प्रदूषण होने लगता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होना आदि। वायु प्रदूषण उसी प्रकार प्रारंभ होता है जब वायु में अवांछित तत्व एवं गैसें आदि समाविष्ट हो जाती हैं, जिससे उसका प्राकृतिक स्वरूप विनिष्ट हो जाता है और उसे हानि होने की संभावना अधिक होती है। वायु प्रदूषण में प्रदूषक के रूप में गैसें, ठोस एवं तरल कण सम्मिलित होते हैं, जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक श्रेणी के होते हैं। वायु प्रदूषण के कारण प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों ही होते हैं। प्राकृतिक कारणों में ज्वालामुखी, विस्फोट एवं उससे निकलने वाला लावा एवं विभिन्न प्रकार की गैसें प्रमुख हैं। इसी प्रकार वनों में लगने वाली आग भी जब अधिक विस्तृत हो जाती है तो वह वायु प्रदूषण का कारण बनती हैं। प्राकृतिक कारणों से वायु प्रदूषण सीमित है, किंतु वर्तमान में मानवीय स्रोतों द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण इतना अधिक होता जा रहा है कि वह एक समस्या बन गया है। मानव द्वारा किए जाने वायु प्रदूषण का प्रारूप निम्नांकित होता है। पहला है दहन द्वारा बाय कंपोजिशन, घरेलू कार्यों में दहन, वाहनों में दहन, ताप विद्युत ऊर्जा हेतु दहन। दूसरा पॉइंट है कि उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण। थर्ड है कृषि में कीटनाशकों एवं अन्य रसायनों द्वारा फैलाया गया वायु प्रदूषण। चौथा है विलायकों के प्रयोग, बाय यूज ऑफ सॉल्वेंट्स। और फिफ्थ पॉइंट है रेडियोधर्मिता। मूलतः वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण वाहनों द्वारा छोड़े जाने वाले धुआं और उद्योगों से निकलने वाली जहरीली गैसें हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं सर्वाधिक वायु प्रदूषण फैलाता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और शीशे के कण होते हैं, जो वायु प्रदूषण फैलाते हैं। राजस्थान में वायु प्रदूषण की समस्या गंभीर न होते हुए भी विचारणीय है, क्योंकि नगरों में यह समस्या दिन प्रतिदिन अधिक होती जा रही है। जैसे जैसे वाहनों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे वायु प्रदूषण का प्रकोप अधिक होता जा रहा है। वर्तमान में यह समस्या 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में अधिक है। जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर तथा बीकानेर में वाहनों द्वारा होने वाला प्रदूषण अधिक है। भीलवाड़ा, ब्यावर, अलवर, श्रीगंगानगर, भरतपुर आदि में भी वाहन जनित वायु प्रदूषण का विस्तार हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित नगर एवं ग्राम सभी वायु प्रदूषण की समस्या से ग्रसित हैं। राजस्थान में उद्योगों का विकास सीमित है, किंतु जिन नगरों में यह हुआ है वहाँ वायु प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है। कोटा, जयपुर, अलवर, अजमेर, किशनगढ़, पाली, उदयपुर में स्थित औद्योगिक प्रतिष्ठान वहाँ के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। कतिपय कारखाने जैसे लाखेरी, मोडक, निम्बाहेड़ा के सीमेंट संयंत्र, श्रीगंगानगर, भोपाल सागर की चीनी मिल, उदयपुर, जयपुर, कोटा, अलवर के रसायन उद्योग वायु प्रदूषण में अधिक वृद्धि कर रहे हैं। कोटा का ताप विद्युत गृह एक व्यापक क्षेत्र में वायु प्रदूषण फैला रहा है। वायु प्रदूषण मात्र शहरों में ही हो रहा है, ये सत्य नहीं, अपितु
ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रकोप है। राजस्थान के गांवों में ईंधन के रूप में गोबर के कंडे तथा अन्य वनस्पति को उपयोग में लिया जाता है, जिससे अत्यधिक धुआं होता है जो वायु प्रदूषण का कारण है। खेतों में अवशिष्ट पदार्थों को जलाना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने में अलाव लगाना, ईंटों के भट्टे आदि भी वायु प्रदूषण में वृद्धि करते हैं। सिंचित प्रदेशों तथा अन्य कृषि प्रदेशों में रासायनिक उर्वरकों का तथा कीटनाशक दवाओं के उपयोग में वृद्धि से ग्रामीण अंचल के वातावरण में वायु प्रदूषण अधिक हो रही है। खनिज खनन के क्षेत्र में खानों से निकले रेत के कण भी वायु प्रदूषण को जन्म देते हैं। यही नहीं, अपितु पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में तेज आंधियाँ नियमित रूप से आना भी वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव मानव के श्वसन तंत्र पर होता है तथा इसमें ब्रोंकाइटिस, गले का दर्द, निमोनिया, फेफड़े का कैंसर, हृदय रोग आदि हो जाते हैं। वाहनों के धुओं में मिश्रित सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सीसा श्वास रोगों के अतिरिक्त यकृत, आहार नली, मस्तिष्क रोग, हड्डियों का गलना आदि बीमारियों का कारण होता है। मानव के अतिरिक्त पशु पक्षियों तथा वनस्पति पर भी वायु प्रदूषण का विपरीत प्रभाव होता है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण प्रकृति अनेक कानून है, किंतु अभी भी प्रभावशाली रूप में इनको लागू नहीं किया गया है। उद्योगों से होने वाले वायु प्रदूषण को सरलता से नियंत्रित किया जा सकता है यदि उसे पर्यावरण की दृष्टि से स्थापित किया जाए। प्रमुखतः वाहनों द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तीसरा पॉइंट है ध्वनि शोर प्रदूषण, साउंड एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। ध्वनि अथवा शोर जब असहनीय हो जाए तो वह प्रदूषण बन जाता है, जैसे बिजली की कड़क, शेर की दहाड़, मोटर गाड़ियों के तेज हॉर्न, तेज वाद्य का बजना आदि। अनुभव के आधार पर ध्वनि प्रदूषण श्रेणीबद्ध करना कठिन है, क्योंकि किसी को तेज शोर भी सुखद लगता है तो किसी को मध्यम ध्वनि भी शोर लगती है। ध्वनि का मापन डेसिबल डीबी में किया जाता है। वार्तालाप की ध्वनि 60 डेसिबल आंकी गई है, जबकि मोटर वाहन के 110 से 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि पीड़ादायक होती है और 150 इसके पश्चात असहनीय। अधिकांश देशों में 75 से 85 डेसिबल ध्वनि को सहनीय सीमा मानी गई है। राजस्थान में ध्वनि प्रदूषण की समस्या बहुत कम है। प्रमुख नगरों में दिन के समय वाहनों का शोर अब समस्या बनता जा रहा है। इस प्रकार कारखानों में तथा मशीनों एवं खानों में विस्फोट द्वारा तोड़फोड़ का शोर होता रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य प्रमुख परिवहन मार्गों पर ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है। अन्य सभी क्षेत्रों में समान रेडियो, टेलीविज़न, लाउडस्पीकर एवं अन्य वाद्य यंत्रों का शोर अब आम होता जा रहा है। ये हानिकारक है, क्योंकि इससे न केवल बहरापन में वृद्धि होती है अपितु सामान्य स्वास्थ्य की भी हानि होती है। इस समय का निदान जहां एक और प्रेशर हॉर्न आदि पर रोक लगाकर किया जा सकता है, वहीं सामान्य व्यक्ति अपने व्यवहार द्वारा सहज ही में इसे नियंत्रित कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है भू प्रदूषण, लैंड पॉल्यूशन। जब प्राकृतिक अथवा मानवीय कार्यों से भूमि का प्राकृतिक स्वरूप नष्ट होने लगता है, तब वहीं से भू प्रदूषण प्रारंभ होता है। भू प्रदूषण से तात्पर्य है भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा कोई अवांछित परिवर्तन जिसका प्रभाव मनुष्य एवं अन्य जीवों पर पड़े या भूमि की प्राकृतिक गुणवत्ता नष्ट हो, तो वह भू प्रदूषण कहलाता है। प्राकृतिक रूप से मृदा का कटाव, नदियों के किनारों पर बीहड़ों का विस्तृत होना, भूस्खलन, भूमि में अम्लता एवं क्षारीयता उत्पन्न होना आदि भी भू प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। किंतु वर्तमान समय में भू प्रदूषण से संबंधित मूल समस्या ठोस अपशिष्ट अथवा कूड़ा करकट द्वारा भू प्रदूषण है। जनसंख्या में वृद्धि, नगरीकरण, औद्योगिकरण, मानव आवश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि, जीवन स्तर में वृद्धि आदि के कारण अनुपयुक्त पदार्थों को बाहर फेंक दिया जाता है। इसमें घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे कपड़े, प्लास्टिक के थैले एवं अन्य सामान, कांच, कागज़, गन्ना,
तार उद्योगों से निकले अपशिष्ट, खदानों से निकला मलबा, कृषि अवशिष्ट आदि प्रमुख हैं। इनमें निम्न 4 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है घरेलू अपशिष्ट, डोमेस्टिक वेस्ट। दूसरा है औद्योगिक एवं खनन अपशिष्ट। तीसरा है नगरपालिका अपशिष्ट और चौथा है कृषि अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्टों में निरंतर वृद्धि भू प्रदूषण का एक ऐसा कारण है जिससे राजस्थान के नगर ही नहीं अपितु कस्बे भी प्रभावित होते जा रहे हैं। घरों से प्रतिदिन सफाई कर धूल, मिट्टी, कागज़, प्लास्टिक, धातु, कांच के टुकड़े, सब्जी फल के छिलके, उपयुक्त रसायन आदि को घरों से बाहर अथवा सड़कों पर डाल दिया जाता है और इनका उचित निस्तारण न होने से भूमि प्रदूषित होती है। प्लास्टिक के थैलियों के प्रयोग ने इन समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया है। औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा भू प्रदूषण राजस्थान में अपेक्षाकृत कम है। फिर भी जयपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर, अजमेर, निम्बाहेड़ा, किशनगढ़ आदि में उद्योगों के अवशिष्ट पदार्थों का उचित निस्तारण न होने से ये भूमि प्रदूषण फैलाते हैं। ये समस्या मात्र वृहद उद्योगों की ही नहीं अपितु अनेक छोटे उद्योग भी इसमें वृद्धि करते हैं। खदानों का मलबा राजस्थान में आज भू प्रदूषण का कारण है। चाहे वे मकराना क्षेत्र हो, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा हो अथवा हाड़ौती प्रदेश, सभी जगह खदानों से निकले अवशिष्टों का अंबार लगा है। बजरी खनन आज पर्यावरण के लिए समस्या बना हुआ है, विशेषकर बनास नदी क्षेत्र में। नगरपालिका अपशिष्ट से तात्पर्य है नगरों में एकत्रित गंदगी का कतिपय स्थानों का पर ढेर लग जाता। यह सभी नगरों की मूल समस्या है और वृहद नगरों में इसका विस्तार वृद्ध होता है तो छोटों में कम। यह मलबा भू प्रदूषण के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कृषि अपशिष्टों की समस्या राजस्थान में नहीं है। खेतों का बचा कचरा स्थानीय रूप से जलाने आदि के उपयोग में ले लिया जाता है। उपयुक्त मानवीय कारणों से हुए भू प्रदूषण के अतिरिक्त राज्य में प्राकृतिक कारणों से भी भू प्रदूषण हो रहा है। चंबल नदी के किनारे अत्यधिक कटाव से बीहड़ों का विस्तार अधिक हो रहा है। दूसरी ओर वर्षा के समय बरसाती नालों द्वारा पूर्वी राजस्थान में पर्याप्त भूक्षरण हो जाता है। कभी कभी मूसलाधार वर्षा से अधिक स्थिति भयानक हो जाती है, जैसा कि कुछ विशेष पूर्व जयपुर में हुई थी। वहाँ स्थान स्थान पर भूमि दशक गई थी और यह क्रम वर्षा काल में प्रतिवर्ष होता रहता है। इसके अतिरिक्त गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, चंबल नहर के क्षेत्रों में भूमि में लवणता में वृद्धि कतिपय क्षेत्रों में हो रही है। भू प्रदूषण से भूमि की प्रकृति तो परिवर्तित होती ही है और इससे जल एवं वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होती है। इससे भूमि की उर्वरता नष्ट होती है तथा बंजर भूमि का विस्तार होता है। भू प्रदूषण अनेक बीमारियों का कारण होता है, जिसमें टीबी, पैचिस, मलेरिया, आँखों के रोग, आंत्रशोथ आदि प्रमुख हैं। इस समस्या के निराकरण हेतु प्रमुख आवश्यकता है नगरीय स्तर पर अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण अर्थात भस्मीकरण, रसायन क्रिया द्वारा समाप्त करना अथवा कंपोस्ट आदि द्वारा उसे पुनः उपयोग योग्य बनाना। इसी प्रकार उद्योगों के अपशिष्ट समाप्त करने हेतु उचित व्यवस्था करने को बाध्य करना और खानों से निकले मलबे का उचित उपयोग करने की व्यवस्था द्वारा इस समस्या को सीमित किया जा सकता है। फिर है जल में फ्लोरोसिस की समस्या। राजस्थान में भूमिगत जल में प्राप्त ppm की मात्रा एवं फ्लोराइड की मात्रा तथा फ्लोरोसिस की समस्या से अनेक जिले ग्रसित हैं। राज्य के समस्त जिलों के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा सुरक्षित स्तर 1 ppm को पार कर गई है। राज्य के 6,449 गाँवों में 1.5 से 5 ppm, 698 गाँवों में 5.1 से 10 ppm और 1452 गाँव में 10 ppm से भी अधिक है। इससे सर्वाधिक प्रभावित जिले जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर एवं सिरोही हैं। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, पाली, सीकर, उदयपुर भी इसकी चपेट में हैं।
इसके कारण फ्लोरोसिस की समस्या अधिक होती जा रही है और इससे कुबड़पन, दांतों की सड़न तथा हड्डियों की बीमारी का प्रकोप होता है। इसका निराकरण पानी का शुद्धिकरण है, जिसका उचित प्रबंध आवश्यक है। भूजल स्तर गिरने की समस्या। राजस्थान में वर्षा की कमी तथा अत्यधिक दोहन से भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। यहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा है। 2017 में राज्य के 295 में से 185 ब्लॉक डार्क जोन में आ चुके हैं, जहाँ भूजल स्तर की भयावह स्थिति है। इसके लिए ट्यूबवेल द्वारा जल दोहन सर्वाधिक उत्तरदायी है। भूजल पुनर्भरण हेतु समुचित उपाय अति आवश्यक है, अन्यथा राज्य में भयंकर पारिस्थितिकी संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। महत्वपूर्ण सुझाव, इम्पोर्टेंट सजेशन। पारिस्थितिकीय सुधार एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु राज्य में विशेष उपाय करने आवश्यक हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय एवं राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग इस दिशा में अनेक प्रयत्न कर रहा है। विशेष अधिनियमों एवं प्रावधानों द्वारा पर्यावरण हानिकारक उद्योगों की स्थापना पर रोक, खनन कार्य नियंत्रण, वनोन्मूलन पर रोक, वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि पर रोक लगाने की व्यवस्था कर रही है। साथ ही ये वृक्षारोपण कार्यक्रम को वृहद पैमाने पर चला रहे हैं तथा मरुस्थलीय क्षेत्र के विकास हेतु अनेक परियोजनाएं चला रहे हैं, किंतु इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विशेष रूप से सामान्य जनों को पारिस्थितिकीय संकट एवं पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। यह कार्य मात्र सरकार ही नहीं कर सकती, इसके लिए स्वयंसेवी एवं सामाजिक संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। यद्यपि विशेषज्ञ द्वारा इस संबंध में समुचित योजना तैयार की जाती है, किंतु प्रमुख आवश्यकता राज्य में पर्यावरण सुधार हेतु एक मास्टर प्लान तैयार करने की है। इसमें तात्कालिक उपायों के अतिरिक्त दीर्घकालिक योजनाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। इस दिशा में राजस्थान स्टेट एनवायरमेंटल पॉलिसी 2010 में पर्यावरण समस्याओं के नियंत्रण हेतु व्यापक सुझाव हैं। इसी के साथ राजस्थान एनवायरमेंटल मिशन एंड क्लाइमेट चेंज एजेंडा फॉर राजस्थान द्वारा इस दिशा में व्यापक नीति निर्धारित की गई। पारिस्थितिकीय सुधार एवं पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कतिपय सुधार निम्नांकित हैं। पहला है पर्यावरण वृक्षारोपण। माफ़ी चाहूँगी कि वृक्षारोपण कार्यक्रम को विस्तृत एवं विशिष्ट क्षेत्रों में चलाया जाए। इसके अंतर्गत पहला बंजर पहाड़ियों पर वृक्षारोपण हो, दूसरा वृक्षों का संरक्षण किया जाए, तीसरा है शुष्क प्रदेशों में विशिष्ट वृक्षों को लगाया जाए और चौथा है सामाजिक वानिकी योजना पंचायत स्तर पर लागू की जाए। पांचवा पॉइंट है कि कृषि वानिकी को लागू किया जाए और छठा पॉइंट है स्थानीय पर्यावरण के अनुरूप वनस्पति को लगाया जाए। सेकंड पॉइंट कहता है कि जल संरक्षण कार्यक्रम चलाया जाए, इसके अंतर्गत वृक्षा के जल का उपयोग, उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग और नवीन जल स्रोतों की खोज। थर्ड पॉइंट है कि घास के मैदानों का एवं पशुपालन का विकास और फोर्थ पॉइंट है अभयारण्य एवं वन क्षेत्रों का विकास पर्यावरण स्थलों के रूप में हो। पांचवा पॉइंट है खनिज खनन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग एवं खदान में से निकले मलबे के उचित प्रयोगों की व्यवस्था। छठा पॉइंट है कि मरुस्थलीय प्रदेश में टीले स्थायीकरण योजना सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन कार्यक्रम चलाया जाए। सातवां पॉइंट है कि जीव जंतुओं को विलुप्त होने से बचाया जाए। आठवां पॉइंट है बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाए। नौवां पॉइंट है चंबल की भीड़ों के विस्तार पर रोक। 10वां पॉइंट है कि पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु जल, वायु, ध्वनि एवं भूमि प्रदूषण को नियंत्रित करने के न केवल कार्यक्रम चलाए जाएं, अपितु उनका नियमित मूल्यांकन किया जाए। 11वां पॉइंट है कि उद्योगों की स्थापना से पर्यावरण पर बढ़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देना आवश्यक है। 12वां पॉइंट है कि जल स्रोतों को प्रदूषित होने से बचाना। 13वां पॉइंट है कि नगरों में पर्यावरण प्रदूषण अधिक होने से प्रत्येक नगर में इसके नियंत्रण हेतु उपाय किए जाने चाहिए। 14वां पॉइंट है कि सिंचित प्रदेशों में जल एकत्र होने, लवणता एवं क्षारीयता पर नियंत्रण किया जाए। 15वां पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षा प्राथमिक से स्नातक स्तर पर दी जाए। और 16 पॉइंट है कि पर्यावरण चेतना को एक जन आंदोलन का एक स्वरूप देना आवश्यक है। वास्तव में पारिस्थितिकीय संकट एवं
पर्यावरण प्रदूषण की समस्या राज्य की एक ऐसी समस्या है जिस पर सरकार और जनता दोनों मिलकर नियंत्रण कर सकती है और इस दिशा में नियमित और निरंतर प्रयत्न होने चाहिए। राजस्थान के विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के कारण यहाँ का पारिस्थितिकीय सुधार कार्यक्रम का प्रारूप भी भिन्न भिन्न प्रदेशों में विशिष्ट होना चाहिए। राज्य का ग्रामीण अंचल प्रदूषण से अभी न्यूनतम प्रभावित है, उसे बचाना आवश्यक है। पर्यावरण के नाम पर स्वार्थ की प्रवृत्ति भी विकसित हो रही है, जिसे रोकना आवश्यक है। वास्तविक कार्य करने वाले संस्थाओं को प्रोत्साहन ही आवश्यकता है। निसंदेह राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को यहाँ का जन समुदाय ही हल कर सकता है। इस दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं कि इनमें गति बनी रहे और यह सफल हों, तभी इस समस्या का नियंत्रण पाया जा सकता है। तो आज ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।